ऑलराइट, आज की बुक है फ्रीकोनॉमिक्स, जिसे दो ऑथर्स ने मिलकर लिखा है। स्टीवन डबनर जो एक पत्रकार है और स्टीवन लेविट जो एक जाने माने इकोनॉमिस्ट है। इस वीडियो की शुरुआत में इस बुक की एक बहुत अच्छी लाइन से करना चाहूंगा। जैसा हमें लगता है दुनिया काम करनी चाहिए उसे कहते हैं मोरालिटी, यानी कि नैतिकता, लेकिन वाकई में दुनिया जैसे काम करती है उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। इस बुक में कुछ बहुत ही बेसिक यानी कि फंडामेंटल आइडियाज के बारे में बात की गई है, जिसके आधार पर हमारी दुनिया काम करती है। सबसे पहला आइडिया, इंसेंटिव्स यानी कि परिणाम हमारी इस मॉडर्न लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम बचपन से ही इंसेंटिव्स यानी कि परिणाम के मुताबिक रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। एक छोटा बच्चा गर्म स्टोव पे हाथ इसीलिए नहीं रखेगा क्योंकि उसका हाथ जल सकता है, नेगेटिव इंसेंटिव। वही बच्चा स्कूल में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स से कोई तोहफा मिल सकता है। और वही बड़ा होकर कॉलेज में अच्छे नंबर लाएगा क्योंकि उसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी में भारी भरकम सैलरी वाली जॉब मिले। यानी कि हम पॉजिटिव इंसेंटिव वाले काम को ज्यादा करते हैं और नेगेटिव इंसेंटिव वाले काम को कम। तीन तरह के इंसेंटिव्स होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और मॉरल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। फॉर एग्जाम्पल, आप चोरी, मर्डर या कोई भी गुनाह क्यों नहीं करोगे? इसका सबसे स्ट्रॉन्ग परिणाम होगा इकोनॉमिक। आप जेल जा सकते हो, आपकी नौकरी जा सकती है, आपको अपने घर से या जिस कॉलोनी में रहते हो वहां से निकाला जा सकता है। इन शॉर्ट, आप अपनी आजादी गुमा सकते हो। लेकिन साथ ही में हम गुनाह इसलिए भी नहीं करते क्योंकि मॉरली हमें वो गलत लगता है, मॉरल इंसेंटिव। और साथ ही में सामाजिक इंसेंटिव ये होगा कि हम समाज में हमारी इज्जत गुमा बैठेंगे। तो सवाल ये है कि चीटिंग, गुनाह करता कौन है? हम सब लोग करते हैं, लेकिन उससे होने वाले फायदे या मिलने वाले परिणाम के हिसाब से। फिर चाहे वो सांप सीढ़ी, मोनोपोली या लूडो जैसी कार्डबोर्ड गेम में हो, गली क्रिकेट में हो, या बड़े पैमाने पे बिजनेस, एजुकेशन या पॉलिटिक्स में हो। कुछ चीटिंग में कोई सबूत नहीं छूटता, लेकिन कुछ चीटिंग बहुत बड़े पैमाने पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, 1987 में अमेरिका में एक दिन रातों रात 70 लाख यानी कि 70 लाख बच्चे अचानक से गायब हो गए। इतिहास का सबसे बड़ा किडनैपिंग बोल सकते हैं। हुआ यह था कि उस साल अप्रैल 15 को अमेरिकन IRS ने टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किए थे। पहले यह होता था कि एक अमेरिकन नागरिक को टैक्स बेनिफिट्स पाने के लिए अपने बच्चों के सिर्फ नाम दर्ज करवाने पड़ते थे, लेकिन अब नए नियमों के हिसाब से उन्हें अपने बच्चों के सोशल सिक्योरिटी नंबर भी रजिस्टर करवाने पड़ेंगे, जैसा हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है। तो इसी के चलते उन 70 लाख फेक बच्चों के नाम रातों रात गायब हो गए। लोगों ने टैक्स बेनिफिट्स पाने के लिए अपने पालतू कुत्तों और बिल्लियों के नामों को अपने बच्चों के तौर पे दर्ज करवाया था। तो उन चीटिंग करने वाले टैक्स पेयर्स का इंसेंटिव काफी क्लियर था, झूठ बोलना, किसी को पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी बचेंगे, इकोनॉमिक इंसेंटिव। वैसे ही हम सिर्फ चीटिंग ही नहीं, लाइफ में सारे काम परिणाम के वजन के हिसाब से या तो करते हैं या तो नहीं करते हैं। अब आते हैं दूसरे आइडिया पर, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यानी कि माहिती का असंतुलन। यूएस में 1990s में टर्म लाइफ इंश्योरेंस के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गए थे। क्यों? इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट से पहले एक आम आदमी को अपने जरूरत के हिसाब से सबसे सस्ती और बेस्ट पॉलिसी खरीदने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता था और बहुत टाइम भी लगता था। लेकिन जैसे ही इंटरनेट आया 1996 में, सिर्फ एक वेबसाइट के जरिए लोग चंद सेकंड्स में अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे सस्ती और बेस्ट पॉलिसी खरीदने लग गए। अब मजे की बात यह है कि इस वेबसाइट का काम पॉलिसीज बेचना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उस वेबसाइट पर अलग अलग कंपनीज के पॉलिसीज के बेनिफिट्स और प्राइजेस की सिर्फ लिस्ट थी। तो जैसे ही एक आम आदमी को मार्केट में अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे बेस्ट पॉलिसी मिलने लगी, दूसरी सारी महंगी वाली कंपनीज को अपनी पॉलिसी सस्ती करनी ही पड़ी। इस वेबसाइट का काम सिर्फ पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचाना था, माहिती के असंतुलन को बैलेंस करना। जब भी दो लोग या दो ग्रुप्स के बीच में एक के पास दूसरे के मुकाबले ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो इकोनॉमिक्स की भाषा में उसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री यानी कि माहिती का असंतुलन कहते हैं। और इसी के बलबूते पे ये सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स यानी कि धर्मगुरु, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, रियल एस्टेट ब्रोकर्स अपने फायदे के लिए उस इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग करके लोगों को गुमराह करेंगे।
वैसे ही सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं, एक आम इंसान भी अपनी लाइफ में इस आइडिया को फॉलो करता है, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है। जैसे जॉब इंटरव्यूज में या जब वो किसी लड़की या लड़की को पहली बार डेट पर मिलते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अरेंज मैरिजेस। मैं गलत हूं तो बताओ मुझे। तो इन शॉर्ट, इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन ही ताकत है। आप सबने सुना ही होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है वो उसे चाहे उस तरीके से यूज कर सकता है। हाँ, इतना अच्छा है कि हमारे पास इंटरनेट की वजह से आज दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, फिर चाहे वो कोई भी फील्ड की हो। इंटरनेट ने एक्सपर्ट्स और आम जनता के बीच इस माहिती के असंतुलन को काफी हद तक बैलेंस कर दिया है। और इसका एक एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी शुरुआत में देख चुके हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज का सस्ता होना। और इसी इंटरनेट की वजह से और दूसरी कई सारी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री भी बैलेंस हो गई। जैसे अगर आपको अपना घर बेचना है तो इंटरनेट से पहले आपको एक रियल एस्टेट ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता था कि वो आपको एक अच्छा ऑफर लाके देगा। वो बोलेगा, आप उस पर भरोसा कर लोगे क्योंकि आपके पास मार्केट की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जैसे उस एरिया में जमीन मकान के क्या रेट चल रहे हैं, या आपको और कितना वेट करना चाहिए जिसके आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब आप इंटरनेट के थ्रू अपना घर रियल एस्टेट वेबसाइट्स पर डालकर अपने रिसर्च के हिसाब से बेस्ट प्राइस पर डायरेक्ट खरीदने वाले को अपना घर बेच सकते हो। इसके अलावा आज हम लोग नया स्मार्टफोन, नई कार, नई बाइक या कोई भी महंगी प्रोडक्ट खरीदने से पहले इंटरनेट पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के वीडियो रिव्यूज देखकर उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं, उनके प्राइसेस, फीचर्स और बेनिफिट्स के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो अगर कोई सेल्समैन या कोई एक्सपर्ट आपको अपने कमीशन के लिए कोई एरे गहरे या चालू कंपनी की प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करे तो आप उसे सीधा सीधा मना कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास भी ऑलमोस्ट उस एक्सपर्ट जितनी ही इंफॉर्मेशन है। अब दूसरी ओर इंटरनेट की वजह से और कैसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री क्रिएट होती है वो भी मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। ऐसा एग्जाम्पल कि जो आज इंटरनेट के जरिए हमें सोशल मीडिया पे बहुत देखने को मिलता है। 1990s में अमेरिका में डेविड ड्यूक नाम के पॉलिटिशियन ने अपने सारे सपोर्टर्स को डोनेशन मांगने के लिए मेल किया कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तक कि बैंक ने मेरा घर भी जब्त कर लिया है। लेकिन असलियत में वो अपना घर ऑलरेडी अच्छे दाम पर बेच चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सारे सपोर्टर्स को ये भी बोला कि वो ये सारा डोनेशन का पैसा अपने गोरे सपोर्टर्स का एजेंडा फैलाने के लिए करेंगे। और ऐसे डेविड ड्यूक को डोनेशन के नाम पे हजारों डॉलर मिले, जो उन्होंने एक्चुअली में अपनी सट्टेबाजी की आदत में पूरी तरह इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में जाकर उनकी असलियत का पता चला और उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। सो ऐसे ही हम रोज सोशल मीडिया पर कोई ना कोई धर्म, जाति, देश, पॉलिटिक्स या सेलिब्रिटीज को लेकर फॉरवर्ड किए हुए मैसेजेस या पोस्ट पढ़ते हैं। और इसके अलावा हम लोगों को मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी कारण से डोनेशन मांगते भी देखते हैं। अब इसमें से कौन फेक है या कौन जेन्युइन, ये पता करना, उस जानकारी के इम्बैलेंस को बैलेंस करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। अब आते हैं तीसरे आइडिया पर। कन्वेंशनल विजडम यानी कि पारंपरिक ज्ञान, माहिती, इंफॉर्मेशन ज्यादातर गलत होता है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें लोग मानते हैं, फिर वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, जिसे अभी तक प्रूव नहीं किया गया है। जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मिलकर कन्वेंशनल विजडम बनाते हैं। जैसे इतिहास में कई सालों तक ये माना जाता था कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं बल्कि सपाट है, फ्लैट है, कि अगर आप उसकी एज तक जाओगे तो आप नीचे गिर सकते हो। लेकिन इवेंचुअली साइंटिस्ट ने इस कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज किया और सबूत के आधार पर यह प्रूव किया कि हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। अब इतिहास में यह भी माना जाता था कि हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड का सेंटर है। अब अगर आपने स्कूल में साइंस पढ़ा है तो आपने कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली जैसे साइंटिस्ट का नाम तो सुना ही होगा। इन दोनों ने इस कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज किया और गलत साबित किया। इन दोनों ने यह प्रूव किया कि हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड का सेंटर नहीं बल्कि उसका एक बहुत छोटा सा तुच्छ हिस्सा है। अब जब जब इतिहास में लोगों ने कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज किया है तब कैसी प्रॉब्लम्स आई है उसके बारे में जानते हैं। 17वीं सदी में गैलीलियो गैलीली ने जब कोपरनिकस की थियरी कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का सेंटर नहीं बल्कि सूर्य इस ब्रह्मांड का सेंटर है, इसे सपोर्ट किया, उसके बारे में बुक्स पब्लिश की, उसके बारे में लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तो रोमन कैथोलिक जांच पड़ताल ने उन पर केस चार्ज किया और उन्हें पृथ्वी इस ब्रह्मांड का सेंटर है इस थियरी को गलत बोलने के लिए दोषी ठहराया। और इसके नतीजे के तौर पर उन्हें 1633 में अपने ही घर में कैद कर दिया गया, जहां वो 9 साल तक यानी कि 1642 तक अपने आखिरी सांस तक कैद रहे। ऐसे ही 1600 के साल में
जियोर्दानी ब्रूनो नाम के फिलोसोफर ने जब कोपरनिकस की थियरी को सपोर्ट किया तब उन्हें भी सरेआम जिंदा जला दिया गया था। और एक रीसेंट एग्जांपल, रिलायंस जियो ने टेक्नोलॉजी के आधार पर इंडिया में 2016 के पहले वाली महंगी मोबाइल सर्विसेज के कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज किया और गलत साबित किया। मतलब कहाँ 2016 के पहले एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया हमें महीने का सिर्फ 1 से 2 GB इंटरनेट 250 रुपये में देते थे और हम टॉक टाइम और टेक्सटिंग का रिचार्ज अलग से करवाते थे। और कहाँ 2016 के बाद जियो हमें उसी 250 रुपये में महीने का अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड टेक्सटिंग और हर रोज 1 से 2 GB इंटरनेट देने लगा। रिलायंस जियो ने सब कुछ रातों रात बदल दिया और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके। मतलब इमेजिन कीजिए कि रिलायंस जियो एक आम इंसान को सिर्फ 250 रुपये में महीने का 30 गुना इंटरनेट ना देता तो ना ही यूट्यूब वीडियोस इतने सारे लोग देख पाते, ना ही इंस्टाग्राम रील्स इतने सारे लोग देख पाते और ना ही इन्फ्लुएंसर्स बन पाते, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे। अगर मेरी भी बात आप तक पहुंच पा रही है तो इसका एक कारण रिलायंस जियो का इंटरनेट रेवोल्यूशन है। अब ऐसे ही काफी सालों से चला आ रहा एक बहुत ही कॉमन कन्वेंशनल विजडम है भगवान का अस्तित्व, फिर चाहे वो कोई भी धर्म के हो। माफी चाहता हूं अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो, लेकिन बचपन से हमें लोगों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा ये बताया गया है कि भगवान होते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा है भगवान को। और अगर हम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं तो या तो हमें चुप करा दिया जाता है, या तो बात को घुमा फिरा दिया जाता है, या तो लोग हमें घमंडी समझने लगते हैं। और इसी सब के डर से हम लोग सवाल करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन क्योंकि कन्वेंशनल विजडम ज़्यादातर गलत होता है, हमें उसे कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते रहना चाहिए। फिर भले ही हमें कितनी तकलीफ हो, बात कोई भी हो, हमें सवाल करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। ओपन माइंड रखो, अपना खुद का रिसर्च करो और सॉलिड सबूत के आधार पर सच्चाई के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन ओपिनियंस पर सवाल उठाओ, ना कि सच्चाई पर। ओपिनियंस यानी कि मत और सच्चाई दोनों काफ़ी अलग अलग होते हैं। और अगर आपको हमारी इतिहास की सच्चाई जाननी है, ना कि उसके कन्वेंशनल विजडम को, तो मैं 2 किताबें सजेस्ट करना चाहूँगा। एक बिल ब्राइसन की ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग और दूसरी युवल नोआ हरारी की सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब आते हैं चौथे और आखिरी आइडिया पर। ड्रामेटिक इफेक्ट्स हैव सटल कॉजेज, यानी कि बड़ी घटनाओं और परिणामों के कारण काफ़ी छोटे होते हैं, मामूली होते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत मैं क्राइम के एग्जाम्पल से करना चाहूँगा। 1966 में रोमेनियन लीडर निकोलाई जब सत्ता में आए तो उन्होंने अबॉर्शन को बैन कर दिया और 23 साल बाद 1989 में उन्हें और उनकी वाइफ को वहां की मिलिट्री के सैनिकों द्वारा गोलियां मार के एग्जीक्यूट कर दिया गया। कुछ सैनिकों ने उनके हाथ बांधे और उन्हें दीवार की तरफ मुंह फेर के खड़ा रहने को कहा और फिर उन पर तुरंत गोलियां चलाई गई। अब इनकी मौत का कारण वो यूथ यानी कि वो नौजवान लोग थे जो शायद कभी पैदा ही ना हुए होते अगर 23 साल पहले निकोलाई ने अबॉर्शन बैन ना किया होता। अब अमेरिकन क्राइम की कहानी इसकी बिल्कुल रिवर्स है। 1989 में अमेरिका में क्राइम अपनी चरम सीमा पर था और पिछले 15 सालों से बढ़ता चला आ रहा था। तो जैसे ही 1990s की शुरुआत में वहां क्राइम तेजी से अचानक से नीचे गिरने लगा तो सब लोग दंग रह गए कि इसकी वजह क्या हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने कारण बहुत सारे दिए, जैसे कि ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स की भर्ती, नए पुलिस के नियम, सख्त बंदूक का कानून, या क्रिमिनल्स की बढ़ती उम्र, या कैदियों को ज्यादा देर तक कैद रखना, ज्यादा टाइम तक कैद रखना, या अच्छी इकोनॉमी वगैरह वगैरह। अब हालांकि इन सभी कारणों में से सिर्फ 3 ही कारण क्राइम के कम होने के जिम्मेदार थे। किसी भी न्यूज़पेपर या एक्सपर्ट ने सबसे मेन रीजन तो मेंशन ही नहीं किया था, और वो रीजन ये था कि जनवरी 1973 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में एक अबॉर्शन के केस के चलते अबॉर्शन यानी कि बच्चा गिराने को पूरे अमेरिका में लीगल कर दिया गया था। यानी कि अब कोई भी प्रेग्नेंट औरत अपने बच्चे को बेझिझक गिरा सकती थी। जब एक माँ अपने बच्चे को अपनी मर्जी के खिलाफ पैदा करती है तो उस बच्चे की परवरिश एक आम बच्चे की परवरिश के मुकाबले काफ़ी अलग होती है, और उसके नामर्जी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे उस माँ का गरीब होना, उसकी उम्र छोटी हो सकती है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके करियर का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है, और अगर उसकी शादी हुई है तो उसमें खुश नहीं है। तो ऐसी हालत में जब उसे वो बच्चा चाहिए ही नहीं था तो वो उसे कभी खुशी खुशी अपनाएगी ही नहीं, उसे वो प्यार नहीं दे पाएगी, उसकी परवरिश नहीं कर पाएगी। तो इसके चलते उस बच्चे के क्रिमिनल बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो 1973 के बाद
अबॉर्शन के लीगल होने के बाद पहले ही साल में यानी कि 1973 में 7,50,000 अबॉर्शन करवाए गए थे और यही नंबर 1980 तक साल का 16 लाख तक पहुंच गया था। यानी कि हर साल 16 लाख माएँ उन बच्चों को पैदा नहीं कर रही थी। तो 1973 के बाद पैदा हुए वो सारे बच्चे जब 1990s की शुरुआत में 18 साल के होने लगे तो और उस टाइम जब क्राइम तेजी से नीचे गिरने लगा तो उन सारे 18 साल के बच्चों में वो अबॉर्शन वाले बच्चे हाजिर ही नहीं थे, जो अगर उस खराब सिचुएशन में पैदा हुए होते तो क्राइम के रास्ते पर चलने लगते और क्राइम का रेट कभी कम हुआ ही ना होता। तो इन शॉर्ट 1973 में अबॉर्शन को लीगल करने की वजह से 18 साल बाद क्राइम का रेट तेजी से नीचे गिरने लगा। और एक एग्जांपल, टाइटैनिक जहाज की कहानी आपने सुनी ही होगी, शायद मूवी भी देखी होगी। उसे एक इतना आधुनिक जहाज माना जाता था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता था, लेकिन 1912 में अपने पहले ही सफर में वो पानी में तैरती हुई एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान से टकराया और डूब गया, जिसमें 1500 लोग मारे गए। इसके कारण कई सारे थे, जैसे जहाज का पानी में तैरती हुई कई सारी बर्फ की चट्टानों के बीच तेजी से गुजरना, जैसे क्रू की लापरवाही। लेकिन इन सबसे पहले एक ऐसा कारण था जिससे शायद इतने बड़े हादसे को होने से रोका जा सकता था, और वो रीजन ये था कि जहाज का जो दूरबीन था उसके कैबिन की चाबी किसी के पास थी ही नहीं। दरअसल हुआ यूं था कि डेविड ब्लेयर, जिन्हें पहले टाइटैनिक के सेकंड ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया था, उन्हें सफर के बिल्कुल एक दिन पहले कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया था। तो 9 अप्रैल 1912 को जब वो जहाज छोड़कर गए तो वो भूल से उस दूरबीन वाले कैबिन की चाबी अपने साथ में लेकर गए। अगर ऐसा ना हुआ होता तो उस दूरबीन का उपयोग करके उस बर्फ की चट्टान को दूर से देखकर टाइटैनिक को उससे टकराने से रोका जा सकता था। तो ऐसे ही हमारे आसपास ऐसी कई सारी बड़ी घटनाएं घटती है जिसके कारण काफी मामूली होते हैं, और ऐसे कई सारे आइडियाज हैं जिसके आधार पर हमारी दुनिया काम करती है। अगर आपको ऐसे किसी आइडिया के बारे में पता हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।